हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में, शिक्षण की विधियों के बारे में, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीपी हो, साइंस हो या फिर मैथ हो, सभी में शिक्षण विधियाँ काम आने वाली हैं आपके, और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्ज़ाम में कोई भी सीटेट एग्ज़ाम उठा के देख लो, सभी में इससे क्वेश्चन जरूर बना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी है समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक हिंट दिया जाता है। अब इसके स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले समस्या को चुनना, फिर उसके बाद समस्या के कारण को जानना, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर समस्या का समाधान करना, और उसके बाद जब समस्या का समाधान हो तो उसका क्या करना? व्यवहारिक प्रयोग करना। तो क्या होते हैं? समस्या समाधान के चरण होते हैं। किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, तो इन चरणों के माध्यम से किसी समस्या को सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण की विधि छात्र केंद्रित विधि। कैसी विधि है? छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे इस क्वेश्चन से। जैसे कि उदाहरणों तथा प्रयोगों पर आधारित है, और इसमें क्या होता है? पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। करके सीखने पर बल देती है, आगमन विधि, और छात्र केंद्रित विधि होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आगमन विधि के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। तो जैसे कि तीनों एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे आपको, फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है। एक जो कोई दूसरा टॉपिक दे दिया जाएगा। अब देखो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल होते हैं इसके आगमन विधि को, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उदाहरण से नियम की ओर बताई जाती हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले क्या, जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें अज्ञात जिनके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब मूर्त से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ों को हम क्या है देख सकते हैं, जो हमारे सामने मौजूद होती है, भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, वो क्या आती है? मूर्त के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे को मूर्त ज्ञान देना, उसके बाद अमूर्त ज्ञान के बारे में बताना है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो ये क्या है? ये नियम होते हैं आगमन विधि के। उसके बाद हम लोग देखते हैं निगमन विधि। अब उसके बाद हमारी निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रीय विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक सारे नियम सिखाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निगमन विधि के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैथ। मैथ क्या निगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या शिक्षक केंद्रित विधि होती है, और सबसे पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाते हैं। देखो इसके और कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताए गए हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर इसमें से चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित थी। कैसी थी? अनुभव केंद्रित थी, और इसके प्रतिपादक थे किलपैट्रिक। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। अपनी समस्याओं का हल कैसे निकालता है? अपने विचारों के आधार पर निकालता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, और सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सामाजिकरण पर क्या है? विशेष बल देती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए
उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ना इसमें मातृभाषा का यूज होता है और ना इसमें से व्याकरण के नियमों का यूज होता है। मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्या है, इसमें से क्षेत्रीय भाषा का ना ही प्रयोग किया जाता है, ना ही मातृभाषा का यूज होता है और ना ही व्याकरण के नियमों का यूज होता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से बच्चा इन चीज़ों को सीख सके। तो ये बहुत ज़्यादा विधि पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है विधि है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए कौन सी विधि बच्चे को भाषा सिखाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद है विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। मतलब क्या, जो कोई समस्या है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि क्या है, आपको 10 पेज दे दिया जाए याद करने की कोई चीज़, तो क्या है आप क्या करेंगे, उसको जैसे कि एक एक पेज करके याद करेंगे तो क्या वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। तो यही होता है एक प्रकार से विश्लेषण विधि। उसके बाद है संश्लेषण विधि। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायतः ज्यामिति में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से ज्यामिति का जो है प्रयोग कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि यूज की जाती है ज्यामिति में, तो आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। उसके बाद है हमारी अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। अब अनुकरण करने से मतलब ये होता है कि नकल करके सीखता है। बच्चा क्या करता है, अपने शिक्षक की नकल करके सीखता है। उसके बाद है व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। और इसके बारे में बताया गया है, सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे कि मैथ में क्या होता है, निगमन विधि का सबसे ज़्यादा यूज होता है, वैसे सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा यूज होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल अधिक दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे है मारिया मॉन्टेसरी विधि। अब यहाँ पे बताया गया है, मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की जो है मॉन्टेसरी पद्धति पड़ गई। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसका यूज जो है सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी किया जाने लगा। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बालक का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। जैसे कि 4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इन चारों कौशलों का विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार का विकास किया जाना चाहिए। उसके बाद है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जो है प्रतिपादक कौन थे? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट को माना जाता है। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य दिए जाते हैं, और किसके रूप में दिए जाते हैं? असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये होती है डाल्टन विधि। कौन सी विधि? डाल्टन विधि। उसके बाद है, अब अगली विधि हमारी है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी? भाषा संसर्ग विधि। यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्यकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से?
अव्यकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब देखो इसमें से व्याकरण कैसे सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को क्या है, कोई एक कविता पढ़ाई जा रही है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जो गद्यांश पद्यांश सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि उसके क्वेश्चन आंसर छांटना होता है, उसमें कुछ टॉपिक होते हैं व्याकरण के। जैसे कि कोई कविता पढ़ा रही बच्चे को जो है उसकी शिक्षिका, तो बीच बीच में जब पढ़ाते समय कुछ नियम मिल जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी व्याकरण का नियम जब मिल रहा है बीच में पढ़ाते समय, रचनाओं को पढ़ाते समय, कविता को पढ़ाते समय, तो बस उतने समय उसी नियम को बता दिया जाता है। तो वही होती है भाषा संसर्ग विधि।